अभी कुछ दिनों पहले ही आईपीएल का एक वो धाकड़ दौर ख़त्म हुआ है और आईपीएल की सबसे खास विशेषता होती है आईपीएल के टाइम पे उसके मैच पर लगने वाली सट्टेबाजी। जो आंकड़े लगते हैं, जो सट्टे लगते हैं, जो बेटिंग होती है, वो उस मैच से भी ज़्यादा खास विशेषता होती है आईपीएल की। इसलिए बड़े बड़े जुआरी लोग, बड़े बड़े कलाकार, खिलाड़ी लोग आईपीएल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और इसे एक पर्व के तौर पर मनाते हैं। तो ये तो हुई आईपीएल की बात, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ही आईपीएल में जैसे सट्टे लगते हैं, जो बेटिंग होती है, जो जुआ खेला जाता है, ऐसी तरह के एग्रीमेंट को जिनमें जुएबाजी सम्मिलित होती है, जिसमें सट्टेबाजी या बेटिंग सम्मिलित होती है, उनको वाइड करार दिया गया है, उनको शून्य घोषित किया गया है। और ये किया गया है सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सीधे वीडियो पे आते हैं। जैसे कि सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट ये पढ़ता है, ये सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट ये बताता है एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर वाइड। एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर और वाइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉड फॉर रिकवरिंग एनीथिंग alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which by may wager is made. Exception on a favor of certain prizes for the horse racing, this section shall not deem to render unlawful or a subscription or contribution or agreement to subscribe or contribute made or entered into for or toward any played prize sum of money of the value or amount of 500 rupees or upwards to be rewarded to the winner or winners of the any horse race. कहने का तात्पर्य यह है कि सेक्शन 30 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कोई एग्रीमेंट किया गया है, वो एग्रीमेंट ऐसा है कि उसके अंतर्गत वेजरिंग के या जुएबाजी के, लिख देते हैं, जुआबाजी के या बेटिंग का कोई भी तत्व एसेंशियल है या उसमें इन्वॉल्व है, बेटिंग जैसी चीज़ इन्वॉल्व है, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड करार दे दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इसमें जीतता है, यानी कि अगर विन होता है, तो उस प्राइस की रिकवरी के लिए कोई सूट वगैरह दायर नहीं कर सकता। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो हॉर्स रेस से रिलेटेड है, हॉर्स रेस जिसमें 500 से 500 के थोड़ा सा ऊपर बढ़ के उतनी तक की धनराशि इन्वॉल्व है, तो अगर इसके संबंधित कोई सब्सक्रिप्शन का या कंट्रीब्यूशन का, सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन का कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसको वाइड करार नहीं दिया जाएगा, ये मान्य होगा। ये तो हो गई सेक्शन की बात। अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। अब पॉइंट्स में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आखिर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, आखिर ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं क्या क्या चीज़, भाई किन किन चीज़ों को वेजरिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली पूरे कोड में कहीं भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि इस तरह के एग्रीमेंट को हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहेंगे, लेकिन एक केस था जिसको हम कहते हैं, बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो इस केस में जो जस्टिस हॉकिंस थे, जस्टिस हॉकिंस ने ये कहा था कि एक वेजरिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत उस एग्रीमेंट को इंक्लूड किया जाता है जिसमें दो व्यक्ति जो कि अपोजिट ओपिनियन लेके किसी एक अनसर्टेन इवेंट के बारे में कोई अपोजिट ओपिनियन लेके कोई बेटिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, जिसमें दोनों ही पार्टीज के पास हारने या जीतने के चांसेस होते हैं। वो भी जीत सकता है और ये भी जीत सकता है, वो भी हार सकते हैं, ये भी हार सकते हैं, और उन दोनों को ही उस संपूर्ण एग्रीमेंट में सिवाय उस धनराशि के, सिवाय उस कंसिडरेशन के किसी अन्य चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये होता है एक वेजरिंग एग्रीमेंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर दो जुआरी हैं, दो सट्टेबाज हैं, बढ़िया खेलने में उस्ताद हैं, ए और बी, और इस टाइम पे आईपीएल चल रहा है, दोनों आईपीएल देख रहे हैं। तो ए ने बी से कहा इस बात को कि अगर ये फला खिलाड़ी XYZ जो भी है, वो अगर नेक्स्ट बॉल पे छक्का मारता है तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा।
और अगर वो नहीं मारता है तो तुम्हें मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इन दोनों में बात तय हो गई। यहाँ पे जो अनसर्टेन इवेंट है वो इस खिलाड़ी का छक्का लगाना है, और दोनों में ही अपोजिट ओपिनियन है, यानी कि ये नहीं लगाने पर लगा रहे हैं कि नहीं लगेगा छक्का, और ये लगा रहे हैं इस बात पे पैसे कि छक्का लगेगा ही लगेगा। और इन दोनों को ही इसमें इस पूरे भाई ये अनसर्टेन इवेंट में इनका जो इंटरेस्ट है वो मात्र ये धनराशि है जो कि इनको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा वेजरिंग एग्रीमेंट। कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए भाई, रुको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का जो एग्रीमेंट होगा वो वेजरिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो इन एसेंशियल्स के बारे में भी इसी केस में बताया गया है। इस केस में क्या बताया गया है, कुछ 4 पॉइंट्स बताए गए हैं कि जैसे देयर शुड बी एन अनसर्टेन इवेंट, यानी कि वहाँ पे एक अनसर्टेन इवेंट का होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि अपोजिट ओपिनियन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लॉजिंग बेट। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सभी पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है कि एन अनसर्टेन इवेंट, यानी कि यहाँ पर एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। अब अनसर्टेन इवेंट क्या होता है? अनसर्टेन इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता, दोनों ही पार्टीज़ को पता नहीं है इनकी सर्टेनिटी के बारे में कि क्या हो सकता है, उस हादसे में क्या उसका कॉन्सेक्वेंस हो सकता है, उसके बारे में इन दोनों ही पार्टीज़ को नहीं पता है। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनको अनसर्टेन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि क्या अनसर्टेन इवेंट के अंतर्गत जो है वो फ्यूचर इवेंट्स को ही कंक्लूड किया जाएगा, फ्यूचर इवेंट्स को ही इंक्लूड किया जाएगा, या इसके अलावा पास्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर इस अनसर्टेन इवेंट के अंतर्गत फ्यूचर के साथ साथ पास्ट अनसर्टेन इवेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। बस शर्त मात्र इतनी है कि पार्टीज़ जो हैं वो ऑनेस्ट हों, और वो जिस चीज़ पर शर्त लगा रही हैं उसके बारे में उनको नॉलेज ना हो, मतलब उनको नॉलेज ना हो जिस पर शर्त लगा रही, पता चले कि हाँ किसी ऐसी चीज़ पर शर्त लगा रही जिसके बारे में उन्हें नॉलेज है, तो ये वेजरिंग नहीं होगा, ये एक तरह से धोखाधड़ी हो जाएगी। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि हम लोग हॉस्टल में थे, तो हम लोगों ने हाल ही में दिल्ली सफारी मूवी देखी हुई थी, वो कार्टून वाली जिसमें गोविंदा ने वॉइस ओवर वगैरह किया है। तो हम लोग हमारे में और हमारे दोस्त जो हैं उनमें ये शर्त लग गई कि वो जो उनके गोविंदा के 2 बंदर हैं, ठीक है, तो उनका नाम क्या है। जैसे मैं कह रहा था कि भरेला मरेला है और सामने वाला लड़का कह रहा था करेला मरेला है, तो हम दोनों की शर्त लग गई। ये हालांकि मूवी हम दोनों ही देख सकते थे, ये पास्ट था, लेकिन हम दोनों ही इस बात को लेकर अनसर्टेनिटी थी हम दोनों को, मतलब कोई तय नहीं था कि भरेला मरेला ही है या करेला मरेला है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी इस चीज़ को लेके, और इस वजह से हम लोगों ने 500 रुपये की शर्त लगा ली, बेटिंग लगा ली। और जब दोबारा मूवी देखी गई तो मैं जीत गया। ऑब्वियसली बात है यार, मैं तो जीतूंगा ही, अल्फ़ा जो हूँ, तो मैं जीत गया। उस बंदे को 500 रुपये देने पड़े। तो यहाँ पर ये जो हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है ये वैलिड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है, मतलब ये एग्रीमेंट जो है वो वेगरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा, लेकिन ये वॉइड होगा। अगर मान लो उस बंदे ने 500 रुपये नहीं दिए तो मैं उस 500 रुपये को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी नहीं डाल सकता, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो वॉइड है, नहीं डाल सकते। नेक्स्ट थिंग इज़ अपोजिट ओपिनियन, यानी कि जो भी अनसर्टेन इवेंट हो रहा है वहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो अपोजिट ओपिनियन रखें। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी भी बोली छक्का मारेगा, ये पार्टी भी बोली छक्का मारेगा, तो काहे का एग्रीमेंट कर रहे हो, काहे का बेटिंग कर रहे हो, कुछ नहीं, उल्टा सीधा होना चाहिए। तुम उसके अगेंस्ट बोलो, ये तुम्हारे अगेंस्ट बोलें, फिर मामला चलेगा आगे। थर्ड पॉइंट इज़ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, यानी कि यहाँ पर वेगरिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी, या पहली पार्टी हारेगी और दूसरी पार्टी जीतेगी, बात दोनों एक ही हैं, ठीक है। मतलब एक पार्टी को हारना चाहिए और एक पार्टी को जीतना चाहिए। दोनों ही पार्टीज़ की विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती कि ये पार्टी भी विन कर रही है और ये पार्टी भी विन कर रही है। तो भैया काहे का ये बेटिंग, कोई बेटिंग नहीं। जब दोनों जीत रहे हैं तो फिर बेटिंग नहीं कही जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे डुग्गू हैं और यहाँ पे बुग्गू हैं,
डुग्गू और बुग्गू ने एक शर्त लगाई कि अगर आज शाम तक बारिश होगी तो डुग्गू ने कहा मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और बुग्गू ने कहा ठीक है अगर नहीं होगी तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। अब इन दोनों ही लोग मिलके 100 रुपये का लगा रहे हैं, ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अगर बारिश हुई तो डुग्गू बुग्गू को 100 रुपये देगा, और बारिश नहीं हुई तो बुग्गू डुग्गू को 100 रुपये देगा, तो 100 रुपये यार दोनों ही में ही बराबर हैं, तो इसलिए ये वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लॉजिंग बेट, यानी कि दोनों ही पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट है, जो इनका हित है, जो इनका इच्छा है, वो मात्र उसकी धनराशि से, इस एग्रीमेंट में मिलने वाली धनराशि से ही संबंधित होनी चाहिए, उसके अलावा किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों ने एग्रीमेंट इस वजह से किया कि चलो भाई, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो दोनों ने एग्रीमेंट इस वजह से किया कि अभी रुको आपको बना के दिखा देते हैं, एक मिनट। कि यहाँ पे चिंटू है, ठीक है, चिंटू मिंटू से बहुत ही जलता है, ठीक, चिंटू मिंटू से बहुत जलता है, तो मिंटू का नुकसान करने की उद्देश्य से, इस उद्देश्य से कि मिंटू को एकदम घाटा हो जाए भयंकर, ये इतना बड़ा शर्त लगा लेते हैं दोनों मिलके, जो कि इनके औकात के बाहर है। तो यहाँ पर चिंटू का जो उद्देश्य है, जो इंटरेस्ट है, वो शर्त में पैसे जीतना नहीं है, वो ये है कि मिंटू को दिवालिया कर दें, इनको कंगला कर दें। और इस वजह से अगर ये दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं तो ये वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा, ठीक। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है वैलिडिटी ऑफ वेगरिंग एग्रीमेंट एंड कोलैटरल ट्रांजैक्शन। अब सेम चीज़ को फिर से चिंटू मिंटू पे ही समझ लेते हैं कि एक मिनट आ जा भाई, हाँ, चिंटू मिंटू से समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे चिंटू हैं, ठीक है, तो अरे चिंटू मिंटू से नहीं, दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे आपने अगर जन्नत मूवी देखी हुई तो जन्नत मूवी में आपको वो सीन याद होगा जहाँ पर इमरान हाशमी जो हैं वो बैटिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो पहली बार खेलते हैं उस क्लब के अंतर्गत। क्लब में वो जाते हैं तो वो ऐसा होता है कि जिस गुंडे से उन्होंने पैसे उधार लिए होते हैं वही उनको पकड़ ले जाता है, तो पैसे को वापस करने के लिए यहाँ पर ये बेटिंग करना शुरू कर देते हैं, ये सट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा एग्रीमेंट किया है, जैसे मान लीजिए चिंटू के पास पैसे नहीं है सट्टा खेलने के लिए, तो इन्होंने चिंटू ने मिंटू से पैसे उधार लिए 10,000 कि यार मुझे सट्टा खेलना है और तुम 10,000 रुपये मुझे उधार दे दो और मैं तुम्हें जब जीतूंगा तो वापस कर दूंगा, और मिंटू ने इन्हें दे दिए। अब ये जो दूसरा जो पैसे देने उधार देने वाला जो मामला हुआ, ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन है। और चूंकि ये सट्टा खेलने जा रहे हैं तो सट्टा खेलने का जो एग्रीमेंट है वो तो वॉइड होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है वो भी वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड होगा। और यहाँ पर मिंटू हकदार होंगे कि अपना 10,000 रुपये चिंटू से कैसे भी करके निकलवा लें, कोर्ट का शरण लेके निकलवाएंगे हालांकि, तो ये निकलवा सकते हैं। यही सेम चीज़, यही पूरी चीज़ बताई गई थी घेरूलाल पारख वर्सेस महादेव दास के केस में। तो ये एग्रीमेंट जो था वेगरिंग एग्रीमेंट वो इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो कंटीजेंट इवेंट के बारे में, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आएगा, जहाँ पर हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ वेगरिंग और कंटीजेंट के बीच में डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे। तो अगले वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। पहल समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है तो साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।